Hello students, I am Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, कोटा। आज हम आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में बताएंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था कि बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो रोटेशनल मोड्स हैं, जो रोटेशनल मोशन है मॉलिक्यूल के अंदर, वो शुरू हो जाता है, जिसके कारण अपने को रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हम 0.1 eV ऊर्जा जो है मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं एटम्स के बीच में वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जो डिफरेंट जो वाइब्रेशनल लेवल्स जो होते हैं उनके बीच में ये ऊर्जा एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशंस एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको मिलता है। अब पहले भी हमने बताया था कि अगर हमको बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, उससे कम ऊर्जा मिलती है तो हमारा वाइब्रेशनल जो है वो हमको ट्रांजिशन मिलता है, और उससे कम जो है अगर तो ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और इससे कम वाइब्रेशनल और सबसे कम रोटेशनल को ऊर्जा चाहिए। तो अब हम वाइब्रेशनल की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ये n=1 या n=1 to n=2 ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं और इनके बीच में आपके जो हैं वाइब्रेशनल लेवल्स हैं V=0, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं इनके बीच में जो ट्रांजिशंस होते हैं वो हमको स्पेक्ट्रा देते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो अगर हमारी एनर्जी सपोज 0.1 eV हम एनर्जी दे रहे हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होगा और साथ में उसमें प्लस रोटेशनल मोशन भी होगा, तो जिसके कारण हमको वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन जो है दोनों के कारण हमको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती, बल्कि हमारी कौन सी होती है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इंफ्रारेड क्योंकि हमारी जो रेडिएशंस हम डालते हैं वो IR रीजन की रेडिएशंस इसमें डलती हैं, अवरक्त जो आपका रीजन है, इसलिए हम इसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब इसके अगर हम रेंज की बात करें कि IR जो रेडिएशन उनकी रेंज क्या है, तो वो 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच में ये इसका रेंज जो है वो होता है। और आपको पता है 1 माइक्रोन =10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो IR रीजन को हम 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, नियर या निकट IR रीजन, नॉर्मल या ऑर्डिनरी IR रीजन, और तीसरा आपका फार IR रीजन। फार को हम सुदूर बोल देते हैं और सामान्य, और ये आपकी निकट। ठीक है, तो इसका जो हम रेंज देखते हैं तो ये 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक होती है, ये 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन, और ये 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगर देखें ऊर्जा वाइज हम देखें तो सबसे जो कम ऊर्जा होगी वो इसमें सबसे कम ऊर्जा जो है होगी, यानी कि जो फार IR रीजन है उसकी जो है ऊर्जा सबसे कम है। अब हम कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी जो हमारी IR रेडिएशन है, ऑर्डिनरी IR जो है वो सबसे ज़्यादा काम में आती है,
क्योंकि वो ही रेंज जो है वो रेडिएशन का है जो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इसी रीजन में जो है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन वो नॉर्मल जो आपका IR रीजन है उसी में करते हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑर्डिनरी IR जो है वो रीजन है। बच्चों, अब हम अगर सोर्स के बारे में बात करें कि रेडिएशन जो है उसका सोर्स क्या होता है, तो पहले भी हमने आपको बताया था जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बताया था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। तो अब हम इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा IR स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा होता है। तो बच्चों, हम कहते हैं कि जो हमारा नियर और जो हमारा ऑर्डिनरी IR रेंज है, IR रीजन है, उसके लिए जो सोर्स हम यूज़ करते हैं वो नरेंस ग्लोअर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये नरेंस ग्लोअर जो है एक ये छड़ है, ट्यूब है जो कि 30 मिलीमीटर उसकी लंबाई है और उसकी जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर उसका डायमीटर है। और ये किसकी बनी हुई होती है? ये मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स की बनी हुई होती है। और कौन सा हम मिक्सचर लेते हैं? जर्कोनियम, सीजियम और थोरियम। इनके ऑक्साइड से ये मिलके बनती है। और इनको जब हम 1500 to 2000 डिग्री पर हीट करते हैं, गरम करते हैं, तो जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे सोर्स के लिए काम में आती है। अब अगर हम फायर IR रीजन की रेडिएशन जो हमको चाहिए उसके लिए सोर्स की बात करें तो हमारा सोर्स क्या होता है? वेल्स ब्लैक लैंप या हाई प्रेशर मर्क्यूरी आर्क। ठीक है, और ये हम किस पे लेते हैं? फार IR रीजन पे। अब हम अगर मोनोक्रोमेटर की बात करें, मोनोक्रोमेटर क्या होता है? जो हमारी मिक्सचर और वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही है उसमें ये सेपरेट करता है रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए वो हम उस पर काम कर पाते हैं। तो ये या तो प्रिज्म की होती है, मोनोक्रोमेटर में या तो प्रिज्म यूज़ करते हैं या ग्रेटिंग यूज़ करते हैं। अब हम अगर सैंपल सेल की बात करें कि हमारा सैंपल सेल जो है वो किस मटेरियल का बना हो सकता है, तो हम कहते हैं कि ये ग्लास या क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज का बना हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको जो सैंपल सेल लेना है वो किसका नहीं होना चाहिए? ग्लास या क्वार्ट्ज का नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही, ग्लास भी और आपका क्वार्ट्ज भी, ये IR रीजन की जो ऊर्जा है उसका अवशोषण कर लेते हैं। ग्लास और क्वार्ट्ज जो है वो भी IR रीजन की जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको सैंपल सेल बनाने में काम में नहीं लेंगे। इसका मतलब जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? हम हैलाइड्स को यूज़ करते हैं। जो मेटल के हैलाइड्स हैं उनको हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे NaCl, NaBr। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सैंपल सेल किस चीज़ का यूज़ करेंगे।
अब बच्चों अगर हम सॉल्वेंट की बात करें जिसमें हमारा जो है सॉल्यूशन बना हुआ है, जो भी हम कंपाउंड लेते हैं पहले हमको उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तो सॉल्यूशन जो है वो किस सॉल्वेंट में बनेगा ये भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा सॉल्वेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। इसलिए जो हमारा वाटर सॉल्वेंट है हम उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि वाटर जो सॉल्वेंट है वो भी आईआर जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह से 3700 और 1630 सेंटीमीटर्स पर जो है वो हमको क्या मिलती हैं, पीक्स मिल जाती हैं, है ना। तो ये इस जो वेव नंबर है इनके ऊपर वो अपना एब्जॉर्ब करता है, आईआर रीजन में ऊर्जा का अवशोषण करता है। अब एक बात और होनी चाहिए कि जो भी आपका कंपाउंड है वो चाहे गैसियस फॉर्म में है, चाहे आपका सॉलिड फॉर्म में है, या सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो वो बिल्कुल भी जो है शुष्क नहीं होना चाहिए, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, है ना। शुष्क नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसके भी जो है बैंड्स हमको मिलेंगे। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर आईआर स्पेक्ट्रा। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आईआर स्पेक्ट्रा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि पहली जो कंडीशन है वो तो ये है कि जो न्यू आपकी रेडिएशन है, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेशन, जो मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करना चाहिए। यानी कि जो कंपाउंड है उसके अंदर जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं जो उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो किससे मैच करनी चाहिए, जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं बाहर से उससे जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो ही हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। अब जो है दूसरी कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की है दूसरी कंडीशन, और इसमें क्या होना चाहिए, जो है डायपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए, चेंज इन डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, डायपोल मोमेंट से आपको पता है सपोज H और Cl आपका मॉलिक्यूल है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे जो है आपका ये पोलर मॉलिक्यूल जो है ये हो जाता है, जिसमें कि चार्ज सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में जो है हम कहते हैं कि चेंज इन डायपोल मोमेंट होना चाहिए, और यह तभी होगा जब उसमें नेट डायपोल मोमेंट जो है वो होना चाहिए। नेट डायपोल मोमेंट या परमानेंट डायपोल मोमेंट उसमें होना चाहिए। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि एक तो नेट डायपोल मोमेंट होता है और एक बॉन्ड मोमेंट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम CO2 की बात करें तो CO2 के अंदर जो है ये तो बॉन्ड मोमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज है। तो जो CO और ये वाला CO इन दोनों के बीच में ये जो है बॉन्ड मोमेंट है। ठीक है, पर क्योंकि दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जो है डिफरेंट है, और हमें पता है कि डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है,
और डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते वो उसके वैल्यू यानी कि जो मैग्नीट्यूड है और जो उसकी डायरेक्शन है दोनों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट होगा इस केस में नेट डायपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है इसलिए नेट डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो हो जाएगा, जबकि इसमें बॉन्ड मोमेंट है पर नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। इसलिए अगर हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की बात करें, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो है हमारे पास ये कैसा लीनियर मॉलिक्यूल है। हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि CO2 जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल है। तो उसके अंदर जो डिफरेंट आपके जो मोशंस होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो 3 होंगे, मॉलिक्यूल जो है कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। रोटेशनल मोशन जो है लीनियर मॉलिक्यूल में 2 होंगे और वाइब्रेशनल मोशन 3n-6, 3 एटम है आपके इसमें, तो 3 × 3 - 6 यानी कि 9 - 6 इज 3 × 3 - 5। लीनियर मॉलिक्यूल है तो ये -5 होता है बच्चों, इसलिए 4 हो जाएंगे। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो 3n-5 होता है और नॉन लीनियर के लिए जो है वो 3n-6 होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3n-5 हो जाएगा। तो 6 - 5 यानी कि 4 उसमें वाइब्रेशनल मोड्स होंगे। और आपको पता है कि 4 वाइब्रेशनल मोड्स कौन से होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है ना, सिमेट्रिकल जो है वो स्ट्रेचिंग हो रही है। दूसरा क्या है, एक जो है एक तरह से इस तरफ तो स्ट्रेचिंग हो रही है और इस तरफ जो है वो कंप्रेशन हो रहा है ना। तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच हो रहा है और इस तरफ जो है कंप्रेस हो रहा है। तो ये हमारी जो फर्स्ट केस है इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दूसरा है ये एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब आपका जो तीसरा होगा वो क्या है कि हमारा बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। बॉन्ड जो है वो हमारा बेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी और एक जो है चौथी, ये भी इसकी जो है बेंडिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग जो है वाइब्रेशन इसकी हो सकती है। तो ये दोनों जो हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी सेम होगी, इनकी ये सेम जो है फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे IR रेडिएशन, सेम फ्रीक्वेंसी की IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो अलग अलग करेंगे। तो इसमें बच्चों जो आपका ये फर्स्ट केस है जिसमें कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है, इसमें नेट डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो हो रहा है। पर और जो तीनों केसेस हैं उनमें नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो रहा है। इसलिए जब हम इनकी पीक्स देखते हैं तो हमको 2 पीक्स मिलती हैं CO2 के लिए, एक तो एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के कारण, और ये जो 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं ये हमको 2 तरह की पीक्स, इसमें 2 टाइप्स ऑफ पीक्स हमको मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि CO2 में जो है नेट डायपोल मोमेंट जो ज़ीरो है वो सिर्फ कौन से केस में है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में। और जो इसके 3 और वाइब्रेशनल मोड्स हैं उनमें जो है वो नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, इसलिए डायपोल मोमेंट उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, उनकी वजह से जो है नेट डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होता और डायपोल मोमेंट चेंज होता है, जिसके कारण हमको IR स्पेक्ट्रा मिलता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें जो है पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम इसके और एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे आपका H2O मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे प्लस चार्ज आपके माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है ना। अगर आप NO2 देखें तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। आपका HCl है और आपका OH बॉन्ड है, जहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है वो सारे के सारे क्या हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम केस देखें किसका, H2 का, N2 का, O2 का, तो ये हमारे क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनमें डायपोल मोमेंट जो है चेंज नहीं होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, इसलिए वो IR इनएक्टिव होंगे, इनमें कोई डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बच्चों IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी मानी जा रही है किसके लिए, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हमको मिला हुआ है। और भी सब स्पेक्ट्रोस्कोपी इम्पॉर्टेंट है, पर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे अधिक जो है काम लिया जाता है। ठीक है, तो जो इसके डिफरेंट यूजेस हैं वो कौन कौन से हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, सेकंड identification of compound, elucidation of structure of compound, determination of purity of a compound, और पांचवा determination of shape of a molecule। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये सब जो इसके इम्पोर्टेंट यूजेस हैं इनको 1 by 1 नेक्स्ट हम इसमें लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।